सपनों में इस देश में वो कुछ घटा जिसको ये देश न तो कभी भूल पाया है और न कभी भूल सकेगा। कि जो आंदोलन की, जो छात्र आंदोलन की जो तस्वीरें हैं, वो आपके, मेरे, हम सब के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें। नेता नगरी में आज देश के उस प्रधानमंत्री की बात करते हैं जो रातों रात देश का नायक बन गया, लेकिन उसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में इतना कुछ घटित हुआ, उनके मंत्रियों के बीच में सामंजस्य की इतनी भयंकर कमी थी कि वो, उनके मंत्रियों ने ही उसे देश का खलनायक भी बना दिया। मात्र 11 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे, देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक देश के नायक बने और जातिवाद फैलाने के एक आरोपी बने। देश के उस प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आज बात करते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा साहब की। जी हाँ दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह आपको याद होगा बहुत सारी चीज़ों के लिए, मंडल कमीशन के लिए या बोफोर्स घोटाले पे राजीव गांधी पे आरोप लगाने वाले व्यक्ति के लिए। आज बात उसी वीपी सिंह की करते हैं। शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा सा उनके जीवन का परिचय दे देते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका जन्म हुआ था 25 जून 1931 में उत्तर प्रदेश के एक राजपूत जमींदार परिवार में। मांडा संपत्ति के शासक हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, लेकिन वहां के जो मांडा के राजा थे राम गोपाल सिंह जी, उन्होंने उनको गोद ले लिया था। उनको राजनीतिक जीवन में या पब्लिक राजा साहब के नाम से ही जानती थी। छात्र राजनीति में ही 1947-48 में उदय प्रताप कॉलेज में ही वह स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे थे। उसके बाद वो संत विनोबा भावे के संपर्क में आए और 1957 का जो विनोबा भावे का भूदान आंदोलन था, उस पर उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। कांग्रेस की राजनीति में निरंतर वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भी रहे। 1969 से 71 तक वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा तक भी पहुंचे थे। बाद में वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद में, जब वापस सारे सूबों में इंदिरा गांधी की सरकार के बाद में वापस सरकारें बनी थी, तब 1980 से 1982 तक वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। बाद में वो केंद्र की राजनीति में आ गए थे। राजीव गांधी के बड़े करीबी थे, इतने करीबी ये जान सकते हैं कि राजीव गांधी के कार्यकाल में वो रक्षा मंत्री भी थे और वित्त मंत्री भी थे, वाणिज्य मंत्री भी थे। वो दो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो उन्होंने संभाला था। लेकिन राजीव गांधी के कार्यकाल में ही, जब वो रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री थे, एक दिन आया जो राजीव गांधी के कार्यकाल का सबसे भयानक दिन है। वो है 16 अप्रैल 1987 का, जब राजीव गांधी के सहयोगों पर स्वीडन की एक कंपनी से बोफोर्स तोपें खरीदने में 60 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगा। और ये आरोप लगाने वाले थे खुद वीपी सिंह। वीपी सिंह ने राजीव गांधी को और उनके सहयोगियों पे 60 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया था। बोफोर्स कांड की भी अपनी एक बड़ी कहानी है, कभी उसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आएंगे और उस कहानी को पूरा बयान करेंगे। बहरहाल हम वीपी सिंह की यात्रा पर आते हैं। वीपी सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए अपनी ही सरकार के खिलाफ। पब्लिकली भ्रष्टाचार के आरोप लगाने पर वो देश के नायक बन के भ्रष्टाचार और गरीबी से पिस रही जनता के सामने वो एकदम से हीरो बन के उभरे थे। और राजीव गांधी, जिसको प्रचंड बहुमत मिला था, उसे कटघरे में डाल चुके थे। गली गली में चोर है, शोर है, राजीव गांधी चोर है, ऐसे नारे गली गली में लगने लगे थे। और वीपी सिंह के अंदर देश की मध्यम वर्गीय जनता अपना एक नया नायक देख रही थी। ऐसे में राजीव गांधी ने वीपी सिंह को कांग्रेस से बर्खास्त कर दिया। लेकिन वीपी सिंह की वास्तविक राजनीति तो यहाँ से शुरू हुई थी। उन्होंने जनता पार्टी बनाई और उसके बाद 1989 के चुनाव आए, जिसमें
राजीव गांधी के कांग्रेस की भयंकर हार हुई। वीपी सिंह को भी बहुमत नहीं मिला, 144 सीटें मिली, लेकिन एक बड़ा ही विचित्र राजनीति का प्रयोग हुआ। दो धुर विरोधी पार्टियां बीजेपी और वामपंथी, जी हाँ दोस्तों, दोनों ही धुर विरोधी पार्टियां हैं भारतीय राजनीति में, उन दोनों के समर्थन से वीपी सिंह ने सरकार बनाई। जब सरकार बनाई तब भी उनके पास थोड़ा सा तकलीफ थी, क्योंकि हरियाणा के चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर, जो उनके बाद में प्रधानमंत्री बने थे, वो दोनों प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन अपनी सांठगांठ से, अपने राजनीतिक मैनेजमेंट से, या मैं ये कहूं कि उनके साथ उनके सहयोगी रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही संबंधी अरुण नेहरू के वास्तविक राजनीतिक समन्वय से उनको प्रधानमंत्री बना लिया गया। देवीलाल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और चंद्रशेखर को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया गया। लेकिन वो सरकार 11 महीने से ज्यादा नहीं चली, लेकिन वो 11 महीनों में इस देश में वो कुछ घटा जिसको ये देश न तो कभी भूल पाया है और न कभी भूल सकेगा। एक एक करके उन सारे किस्सों पे आते हैं। 2 दिसंबर 1989 को सरकार बनी, लेकिन सरकार बनते ही 8 दिसंबर को, मात्र 6 दिन बाद ही, उनके ही गृह मंत्री, कश्मीर के नेता मुफ्ती मोहम्मद शहीद की बेटी रूबिया शहीद को श्रीनगर से अपहरण कर लिया गया। उस वक्त कश्मीर में अलगाववाद शुरू हो चुका था। 87 के चुनाव में जब धांधलियां हुई थी, उसके बाद कश्मीर में शांति भंग हो चुकी थी, कश्मीर में अलगाव का माहौल था। ऐसे में वीपी सिंह के ही गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद शहीद, जो कश्मीर के कद्दावर नेता थे, उनकी बेटी रूबिया शहीद को आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया और उनके बीच में बातचीत हुई और सौदा हुआ, और सौदे के बाद 13 दिसंबर को 5 आतंकवादियों को उस गृह मंत्री की बेटी के बदले छोड़ दिया गया, जिसमें वीपी सिंह की पूरे देश में किरकिरी हुई, थू-थू हुई। उसके बाद में 19 जनवरी 1990 का वो काला दिन भी आया, जब कश्मीरी पंडितों को, कहते हैं करीब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। उस वक्त वीपी सिंह की ही सरकार थी, जिसके सहयोगी थे बीजेपी और वाम दल, जो आज सबसे ज्यादा कश्मीर और कश्मीरी पंडितों और कश्मीरियत की बात करते हैं। उस वक्त केंद्र में सरकार वीपी सिंह की थी और उन दोनों के समर्थक थे वाम दल और बीजेपी। उस वक्त 19 जनवरी 1990 का वो काला दिन भी आया, जब कश्मीरी पंडितों को, 4 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। उसके बाद में एक बहुत बड़ा भूचाल आया इस देश में, और ऐसा भूचाल आया कि ये पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया। मंडल कमीशन बहुत पुराना कमीशन था। इंदिरा गांधी के जमाने से मंडल कमीशन ने कुछ सिफारिशें दी थी। आरक्षण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछड़ों के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसमें 22.5% पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन देने का प्रावधान रखा था। इंदिरा गांधी की सरकार में एक मंडल आयोग बैठा था, जिसने ये सिफारिश दी थी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, कुछ और ऐसी जातियां हैं जिनको इन आरक्षण का फायदा देना चाहिए, उनको 22.5% से अलग 27% का आरक्षण देना चाहिए। इस 27% का आरक्षण वीपी सिंह के घोषणा पत्र में भी था कि यह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा, लेकिन वीपी सिंह के सारे मंत्री इसके पक्षधर नहीं थे। लेकिन वीपी सिंह ने अपने घोषणा पत्र में बात की थी, तो उसे तो मंडल कमीशन की वो सिफारिशें लागू करनी ही थी। 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह ने घोषणा कर दी कि मंडल कमीशन की आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, अदर बैकवर्ड क्लास को 27% का आरक्षण दिया जाएगा और टोटल 49.5% आरक्षित सीटें होगी सरकारी नौकरियों में। उनका यह कहना हुआ और पूरा देश 2 भागों में बंट गया। मंडल कमीशन, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनता है और जल्दी हम मंडल कमीशन के लिए भी एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल हम सिलसिलेवार से थोड़ी सी
इसकी बात कर लेते हैं। मंडल कमीशन ने पूरे देश को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ वो पिछड़ा वर्ग था जिसको सरकारी नौकरियों की कभी उम्मीद नहीं थी और उसकी उम्मीद जाग चुकी थी, और एक तरफ प्रतिभाशाली और मेरिट में आने वाले उच्च जाति के सवर्ण वर्ग के छात्र थे जिनको अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था। ऐसे में दोनों ही पक्षों ने आंदोलन का रास्ता चुना। एक ने सरकार के पक्ष में और एक ने सरकार के विरोध में। हुआ ऐसा कि कई छात्रों ने अपने आप को आत्मदाह भी किया, आग भी लगाई और पूरा देश जल उठा था। मंडल कमीशन के बाद के जो आंदोलन की, जो छात्र आंदोलन की जो तस्वीरें हैं, वो आपके मेरे हम सब के रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। उसके ऊपर भी किसी दिन बहुत जल्दी एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे हम लोग। खैर, मंडल कमीशन की जब सिफारिशें लागू हुई तो ऐसे में समर्थक बीजेपी जो थी वो बहुत असहज हो गई, क्योंकि एकाएक वीपी सिंह पिछड़ों के नायक बन चुके थे और सवर्ण वर्ग के खलनायक ऑब्वियसली बन चुके थे। लेकिन बीजेपी को सत्ता की राह थोड़ी मुश्किल नजर आ रही थी। बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा था उसके अंदर उनको सवर्ण और पिछड़ों का वोट, मिक्स वोट चाहिए था, तब बीजेपी को लगता कि उसकी सरकार बन सकती थी। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार है और हिंदुत्व के एजेंडे में है, वहां पर सवर्णों के और पिछड़ों के वोट शामिल करने के बाद ही बीजेपी सत्ता में आ पाई है। ये भारत की वोट बैंक कैलकुलेशन की एक गणित है। ऐसे में लाल कृष्ण आडवाणी ने तय किया कि वो बरसों से चल रहे अयोध्या के राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़ेंगे और देश में हिंदुत्व की लहर को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में जो दलित पॉलिटिक्स है उसका जवाब हिंदुत्व पॉलिटिक्स ही बन सकता है। और 25 सितंबर 1990 को आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू की, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी। लेकिन 23 अक्टूबर को ही बिहार में लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। आडवाणी को क्या गिरफ्तार किया, इधर केंद्र की सरकार हिल गई। बीजेपी ने वीपी सिंह से अपना समर्थन वापस ले लिया। 7 नवंबर 1990 को संसद में 11 घंटे की बहस के बाद में वीपी सिंह अपना विश्वास मत साबित नहीं कर सके और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उन्हीं के कई सहयोगी रहे, लेकिन पार्टी के अंदर धुर विरोधी रहे। चंद्रशेखर ने 2 दिन बाद ही समाजवादी जनता दल बनाया और कांग्रेस के समर्थन से, राजीव गांधी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भी 5 महीने से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं बन सके और देश आम चुनाव की तरफ चला गया। राजीव गांधी की उसके बाद हत्या हो गई और कांग्रेस जीती और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इस कहानी को हम आगे की कहानी को फिर किसी वीडियो में बताएंगे। खैर, केवल 11 महीने की ये सरकार चली। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि वीपी सिंह ने जो मंडल कमीशन की आयोग की सिफारिश लागू की वो बिल्कुल ठीक की, देश को उसकी जरूरत थी। लेकिन उस वक्त देश का मध्यम वर्ग जो एक बार वीपी सिंह को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना नायक समझ रहा था, एकाएक रातों रात उनकी नजर में वीपी सिंह खलनायक बन चुका था। वीपी सिंह अपने बड़े सैद्धांतिक व्यक्ति थे, राजा साहब थे, लेकिन देश की गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती थी और उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे। वो देश को सही दिशा में ले जाना चाहते थे, लेकिन शायद उनके काम करने की शैली वो उचित नहीं थी, उनकी दिशा सही नहीं थी और सबसे बड़ा पंगा ये था कि वो अपने मंत्रियों के बीच में एक अच्छा समन्वय नहीं रख सके। इसी कारण वो 11 महीने से ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल चला भी नहीं पाए और आज इतिहास उनको लगभग भुला भी चुका है। लेकिन वीपी सिंह एक व्यक्तिगत जीवन में एक सैद्धांतिक व्यक्ति थे, विनोबा भावे के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे और ईमानदार व्यक्ति थे। वीपी सिंह के राजनीतिक जीवन में वीपी सिंह के ऊपर कोई दाग नहीं लगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो राजनीतिक समन्वय के अच्छे माहिर नहीं थे, लेकिन एक बड़े सैद्धांतिक व्यक्ति थे। वीपी सिंह को हम हमेशा एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में याद करेंगे जो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया।
फिर कभी ऐसे ही किसी नेता के जीवन को, उसके ऊपर बनाए वीडियो को लेकर आएंगे, उसकी कहानी लेकर आएंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।